तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, हमने प्रतिरोधकता के बारे में डिस्कशन कर लिया था, है ना। कार्बन का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तार को खींचने पर प्रतिरोध का प्रभाव क्या रहता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ये रहता है बेटा, आप ध्यान से समझेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और साथ ही साथ ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे हम बोल सकते हैं मजाक मजाक में जिंदा इंपॉर्टेंट। सही है बच्चा? ठीक है, तो जिसे कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से समझना है बस बेटा, हर एक स्टेप को ऐसे समझा देंगे, इतने आसान शब्दों में समझाएंगे बेटा कि आप कहोगे वास्तव में सर अभी तक हमने पूरी यूट्यूब चैनल पे इतने इजी वे में नहीं समझा था। ठीक है, बस ध्यान से समझते हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखिए बेटा। जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो तार है, पहले तार मेरे पास था, ठीक है, कितना था L1 लंबाई का। पहले तार जो था L1 लंबाई और क्षेत्रफल A1 का था, जिसकी लंबाई L1 और क्षेत्रफल A1 था। पहले ये तार है। अब क्या करें, हम इसे पकड़ें और पकड़ने के बाद यूं खींचे। ठीक है, तेजी से खींचे और खींचने के बाद मैं मान लेता हूं मैंने इसे खींचा। ये था खींचने से पहले, खींचने से पहले। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तार को खींचता हूँ। तो भाई आप जानते हो, अभी खींचेंगे तो क्या होगी, लंबाई तो बढ़ेगी ना इसकी। तो मैंने खींचा और खींचने पर बेटा इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, तो लंबाई तो इसकी बढ़ी। इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ, मैंने खींचने के बाद इसकी जो लंबाई हो गई वो L2 हो गई। कितनी हो गई बेटे? L2 हो गई। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो घट गया, A2 हो गया। सही है। तो क्या होता है, जब हम किसी भी तार को खींचते हैं तो तार को खींचने पर उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये खींचने के बाद हो गया, तो लंबाई तो इसकी बढ़ गई। ठीक है, इसलिए खींचने के बाद फिर से एक बात समझा देते हैं बेटा। अगर मैं मान लूँ, अगर कोई तार है तो तार को हम क्या करें, खींचे, तो खींचने पर क्या होती है, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसकी जो मोटाई समझ लो, उसकी जो मोटाई होगी वो मोटाई कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज कॉमन रहती है बेटा, चाहे खींचने से पहले चाहे खींचने के बाद उसका आयतन समान रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, मान लिया एक बाल्टी है और उस बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है वो 10 लीटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसी बाल्टी के पानी को क्या कर दिया, हमने अलग अलग गिलासों में रख दिया, 10 अलग अलग गिलासों में रख दिया। अभी अलग अलग 10 गिलासों में रखेंगे तो पानी गिलास की शेप ले लेगा। अभी तो बाल्टी की शेप में रखा हुआ था, जो पानी बाल्टी से हमने गिलासों में रखा, जब गिलासों में रखा तो उसने पानी ने क्या किया, गिलासों की शेप ले ली, तो उसका आकार तो बदला, है ना। मतलब आकार तो बदल गया, लेकिन उसका जो पानी था वो 10 के 10 ही लीटर रहेगा ना। बाल्टी में भी 10 था और ग्लास में भी रखा तो वो भी पानी का आयतन जो रहेगा वो समान रहेगा, रहेगा ना रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये है कि क्या है, तार को खींच दे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखें बेटा, नोट करके, क्या नोट करके ध्यान रखनी है, नोट करके ये ध्यान रखनी है बेटा, इसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलती। तार को खींचने पर क्या होती है, तार को खींचने पर तार की प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। तार की जो प्रतिरोधकता होगी वो प्रतिरोधकता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेफ, तो बेटा वही लिखेंगे। तो मान लेता हूं बेटे, मैंने मान लिया प्रारंभ में तार की लंबाई, माना प्रारंभ में तार की
लंबाई, प्रारंभ में तार की लंबाई L1 तथा क्षेत्रफल A1 है, तो A1 है, तो आयतन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आयतन निकालेंगे सबसे पहले बेटे। आयतन B बराबर क्या होगा, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा का क्षेत्रफल लेंगे, लंबाई गुणा का क्षेत्रफल। तो लंबाई पहले कितनी बेटे, L1, क्षेत्रफल कितना, A1, ठीक है। तो B बराबर जो आ गया मेरा, B बराबर A1 L1 होगा, सही है। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं खींचने के बाद तार की लंबाई L2 तथा क्षेत्रफल A2 है, तो आयतन क्या होगा बेटा, तो आयतन तो सेम रहने वाला है, लेकिन लंबाई कितनी होगी उसी के हिसाब से रहने वाला। तो A1 A2 और L2 हो जाने वाला है, तो उस समय आयतन ये होगा। अच्छा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इससे पहले तार को खींचने पहले, मतलब प्रारंभ में तार की जो लंबाई थी वो इतनी थी और आयतन इतना था, तो उसमें ही प्रतिरोधकता निकाल लेते। तो पहले की प्रतिरोधकता और निकाल लेते, तो R1 बराबर होगी रो L1 बटे के A1, L1 बटे के बेटे क्या होगी, L1 बटे के A1 होगी, सही। फिर इसकी भी निकाल लेता हूँ बेटा प्रतिरोध, खींचने के बाद इसका प्रतिरोध में क्या डिफरेंट होता है वो। तो हमने कहा देखो ये तो चेंज नहीं होगा, रो तो चेंज नहीं होगा, प्रतिरोधकता तो चेंज नहीं होगी, तो L2 बटे के A2 होगा। और इसे समीकरण नंबर डालेंगे 1 और इसे समीकरण नंबर डालेंगे 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 डालेंगे, ठीक। अब आप जानते हैं कि देखो इसका आयतन, इस वाले पहले तार का आयतन, दूसरे बाद में आयतन, दोनों का समान रहने वाला है। तो लिखेंगे क्या, इधर लिख लो थोड़ा सा, प्रारंभिक आयतन और बाद में आयतन दोनों बराबर रहने वाले, बाद में आयतन, ये दोनों कैसे रहने वाले बेटा, एकदम बराबर रहने वाले हैं ना। तो प्रारंभिक आयतन मेरे पास कितना था, A1 L1 बराबर A2 L2 होने वाला है। तो यहाँ से निकाल लेंगे बेटा L1 बटे के A1 बटे के A2, क्योंकि इसकी इधर ले आते हैं, तो बनेगा L2 बटे का L1, ये बन के आ जाएगा बेटे हमारे पास। और इसे डाल देंगे समीकरण नंबर हम 3 डाल देंगे, सही है। समीकरण नंबर 3 डाल लिया इसे। अब क्या करेंगे, अगले सब समझो बेटे इस स्टेप को। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग दे देता हूँ, 1 से 2 को हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। फिर समझते हैं थोड़ा सा। तो बेटा हम 1 से 2 को भाग देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर जब भाग देंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो R1 बराबर रो L1 बटे का A1 और टोटल R2 बटे रो L2 बटे का A2। तो रो से रो सेम कैंसिल हो जाएगा, अब सेम कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बटे के R2 बराबर, आप जानते हो ऊपर वाले की बीच वाले की नंबर की गुणा हो जाती है। तो बनेगा बेटा हमारा कितना, L1 A2 बटे का L2 इंटू का A1, ये बनेगा। यहाँ से अलग अलग करके लिखे तो L1 बटे का L2 इंटू A2 बटे के A1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, R1 बटे के R2 के बराबर होगा ना, होगा। आगे मैं इसे अगर एक्सप्लेन करूँ कैसे, देखो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, चलो बाद में एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो इतना नोट करो फटाफट से, उसके बाद ये एक्सप्लेन करेंगे इसे, सही।
हो गया नोट बेटे। चलते बेटे आगे। अब स्थितियां देख लेते हैं इसकी। क्या देख लेते हैं बेटे? स्थितियां देख लेते हैं। मान लिया कि तार को एल लंबाई तक खींचा जाता है तो उसके प्रतिरोध क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, तो स्थितियों पे आते हैं। स्थितियां जब तार को n गुना लंबाई तक खींचा जाता है तो प्रतिरोध देखेंगे। तो नया प्रतिरोध सही, क्या कहेंगे? नया प्रतिरोध क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा फिर पढ़ लेते हैं। सही, तो इससे बेटे क्या होगा कि जो प्रतिरोध होगा पहले नया वाला, वो प्रतिरोध जो हो जाएगा वो एन एल के सॉरी ऐसे लिख लो, N के बराबर हो जाने वाला। कितना हो जाने वाला? N के बराबर वो हो जाने वाला है। सही, फिर यहाँ से क्या करेंगे बेटे? यहाँ से हम वैल्यू रख लेते हैं समीकरण नंबर 3 में। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे। समीकरण नंबर 3 में L2 का मान रखने पर रखते हैं बेटा। तो यहाँ पे A1 बटे का A2 बराबर क्या हो जाने वाला है? L2 की जगह पर L1 हो जाएगा और बटे के L1 हो जाएगा ना। L2 की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा? L1 हो जाएगा, रख दिया मैंने वहाँ पे। अब क्या करेंगे? यहाँ से कट जाता है वो काट लेते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा A1 बटे के A2 बराबर N बटे का एक ही बचेगा। अब देखो हमें निकालना क्या है? इसमें प्रतिरोध निकालना है। मतलब ये तो बाद वाला प्रतिरोध खींचने के बाद मतलब नया प्रतिरोध है, और ये पहले का प्रतिरोध है खींचने से पहले का। तो बेटे यहाँ पे आगे हम वैल्यू रखेंगे A1 बटे के A2 की। ठीक है, क्या रखेंगे? A2 बटे के A1 की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है? A1 बटे का A2 है ना, गड़बड़ थोड़ा सा। तो बेटे हम यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो A2 बटे का A1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 बटे के n हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 बटे के n हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला देखते हैं। यहाँ पे बनेगा बेटे मेरे पास, अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा A1 बटे का A2 बराबर L1 बटे का L2 की वैल्यू मेरे पास बेटा A1 कर दें। और यहाँ पे बेटा इसकी जगह पर टोटल क्या हो जाने वाला? 1 बटे के n हो जाने वाला है। तो ए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो R1 बटे के R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे के n इंटू 1 बटे के n हो जाएगा ना? हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू R1 बटे के R2 बराबर 1 बटे के n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से मैं बात करूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। मतलब R2 बराबर जो आ जाएगा वो n स्क्वायर R1 हो जाएगा। सही, मतलब क्या हुआ कि यदि मैं तार को खींच दूं तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो पहले वाले प्रतिरोध के n स्क्वायर गुने के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? n स्क्वायर गुने के बराबर हो जाएगा नया वाले प्रतिरोध का मान। सही है बच्चा, समझ में आ गई बात? अगली स्थिति है बेटा, यदि मैं तार की त्रिज्या या क्षेत्रफल को या व्यास को मैं 1 बटे n गुना बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा? 1 बटे n गुना कर दूं तो क्या होगा? फिर नए प्रतिरोध में क्या डिफरेंट बनने वाला उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।